नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से ब्रांच अकाउंट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आपको इस चैप्टर के बारे में बताना चाहते हैं। आपके पेपर में एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का और एक क्वेश्चन थ्योरी का 100% पूछा जाएगा। जब मैंने बताया एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का और एक क्वेश्चन थ्योरी का, तो आप समझ जाइए 20 से 25 नंबर या 30 नंबर तक का पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा। याद रखना हमारी बात। यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो मिले आपको, पूरी वीडियो लाइन से देखना है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी वीडियो मिले आपको ध्यान देना है। सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे आप ब्रांच अकाउंट, शाखा खाता। ऐसे लिख लीजिए ब्रांच अकाउंट। कैसे लिखेंगे? ब्रांच अकाउंट। हिंदी में कहते हैं शाखा खाते। याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो आपके पेपर में एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल की और एक क्वेश्चन थ्योरी का, यानी कि 25 से 30 नंबर पूछे जाने की हैसियत रखता है। याद रखना। अब आपको समझना है, सबसे पहले ब्रांच किसे कहते हैं। ब्रांच का मतलब यहां पर है शाखा किसे कहते हैं, ये पहले आपको समझना है। सबसे पहले आपको समझना है ब्रांच यानी कि शाखा। आपको पता है, आप पढ़ रहे हैं बिजनेस। कोई भी बिजनेसमैन होगा, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। अपने बिजनेस को बढ़ाना इसलिए चाहता है कि हमारे प्रोडक्ट की, हमारे सर्विस की सेलिंग जो हो बड़े पैमाने पर हो। जब हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग बड़े पैमाने पर होगी, बड़ी सेलिंग होगी, तो हमें बड़ा फायदा मिलेगा। अर्थात वह किसी एक जगह से बिजनेस ना करके वो अनेक जगह, देश में, वह जगह देश में हो सकती है, वह जगह विदेश में हो सकती है। जब अनेक जगह स्थापित करेगा बिजनेस को, तो एक होता है हेड ऑफिस, एक होता है हेड ऑफिस, जहां से बिजनेस की पूरी प्रक्रिया चलेगी, उसे हेड ऑफिस कहते हैं। और हेड ऑफिस से जो काम होता है, उसके लिए अपनी अलग अलग जगहों पर अपना एक स्टोर खोल देते हैं, अपनी एक ब्रांच खोल देते हैं, ताकि हमारे प्रोडक्ट की या हमारे सर्विस की सेलिंग ज़्यादा हो। ज़्यादा सेलिंग होने से ज़्यादा फायदा होता है और व्यवसाय बड़े पैमाने पर वह किसी देश में या किसी विदेश में फेमस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रांच। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। आपको पता है इसका अपना हेड ऑफिस मुंबई में है। अधिकतर हेड ऑफिस जो होते हैं मुंबई में ही होते हैं, या दिल्ली में होते हैं, कोलकाता में होते हैं। अब आप समझिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए मुंबई में हेड ऑफिस है, तो हमारे जिले PBH में इसकी ब्रांच है। आपके यहाँ बिहार में इसकी ब्रांच है।
राजस्थान में इसकी ब्रांच है, यूपी में इसकी ब्रांच है, एमपी में इसकी ब्रांच है, एमपी के विभिन्न शहरों में है, अलग अलग जिलों में है, एक एक जिले में 2-2 3-3 ब्रांचें होती हैं ना। छत्तीसगढ़ में ब्रांच है और कोई दिल्ली में ब्रांच है इसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कंपनी है, एक कंपनी अपनी ब्रांच को बहुत बड़े पैमाने पर, बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बड़े पैमाने पर स्थापित किया इन्होंने, अलग अलग जिलों में, एक एक जिलों में 2-2 3-3 4-4 5-5 ब्रांचें हैं। उसके अंदर जो भी आता हो अलग बात है, आपके यहाँ 10 हो सकता है, आपके यहाँ 2 हो सकता है, आपके यहाँ 1 को नहीं हो सकता है, वो बात अलग है। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ब्रांच। एसबीआई का मोटिव क्या है? अपनी सर्विस को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाना। बहुत सारे तो लोगों तक पहुँचाने का मतलब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा अकाउंट खुलेंगे, ज़्यादा अकाउंट खुलेंगे तो ज़्यादा डिपॉजिट होगा, ज़्यादा लोग को लोन दिया जाएगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा, यानी कि बिजनेस बड़े पैमाने पर चला जाएगा। हम थोड़ी देर के लिए अध्ययन करेंगे किसके संबंध में? मैंने आपको बताया एक हेड ऑफिस होता है और वो अपने बिजनेस को क्या करता है? बड़े पैमाने पर स्थापित करना चाहता है अलग अलग जगहों पर। जब अलग अलग जगहों पर ब्रांच होगी तो अलग अलग जगहों पर सर्विस दी जा सकेगी, प्रोडक्ट की सेलिंग मोर देन बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की सेलिंग होगी। इससे कंपनी को क्या होगा? इससे फायदा होगा। तो जिसे हम क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। उम्मीद करते हैं ब्रांच के बारे में आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो और सुन लीजिए। जैसे कपड़े की दुकानों में बी मार्ट एक नाम है, कई जिलों में मैंने देखा है बी मार्ट। तो क्या है बी मार्ट? अलग अलग जिलों में अपनी ब्रांच को स्थापित किया है। हेड ऑफिस से सामान आता है ब्रांच में सेलिंग होती है। ज़्यादा ब्रांच रहेगी तो ज़्यादा सेलिंग होगी, ज़्यादा सेलिंग होगी तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, अलग अलग जगहों में बी मार्ट का ब्रांच है। बैंकों में और बैंकें हैं, सब ब्रांचें तो है जो बैंकें हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकों का एक ब्रांच ही है। समझ रहे हैं? तो इसमें आपको केवल मैंने ब्रांच के बारे में बताया। हमारे पास बुक्स है, इस बुक्स की हेल्प से हम आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ करके बताएंगे ताकि एकदम कंफर्म हो जाए इस बुक में क्या लिखा गया है। बुक में कहा गया है शाखा के संबंध में जो खाते मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में खोले जाते हैं शाखाओं के लिए, उसे शाखा खाते कहते हैं। ये तो अकाउंट के बारे में बता रहा है, लेकिन समझो मैंने अभी केवल ब्रांच के बारे में बताया। अब आप समझिए अकाउंट के बारे में। ब्रांच अकाउंट होता क्या है? ब्रांच अकाउंट होता क्या है? अब देखो, ये हमारा बिजनेस है। हमारा बिजनेस मान लीजिए आगरा में है, आगरा में है और हमारी ब्रांच दिल्ली में है, मुंबई में है, कानपुर में है, लुधियाने में है, बिहार में है, पटना में है, जबलपुर में है, एमपी में है, राजस्थान में है। हमारी हेड ऑफिस आगरा में है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। तो आगरा से दिल्ली, आगरा से बिहार, आगरा से पटना, पटना से जबलपुर, जबलपुर से एमपी ना। आगरा में हेड ऑफिस है, यहीं पर हमारा प्रोडक्शन होता है। हम अपनी सेलिंग को बढ़ाने के लिए दिल्ली में ब्रांच ओपन किए हुए हैं, बिहार में ब्रांच ओपन किए हुए हैं, पटना में ब्रांच ओपन किए हुए हैं, ठीक है, जबलपुर में ब्रांच ओपन किए हुए हैं। तो मेरे भाई ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में लेन देन होता है। थोड़ी देर के लिए मानिए कि हमने कोई प्रोडक्शन किया। कोई प्रोडक्शन का मतलब कोई सेवा लिख सकते हैं। मान लीजिए किताब जो आगरा में छपी है, जैसे शुक्ला जी की किताब जो है आगरा में छपी हुई है।
इस आगरा में छपी हुई है, तो मान लीजिए इनकी ब्रांच कहाँ है, दिल्ली में है, तो आगरा से अपना प्रोडक्ट दिल्ली भेजेंगे। भाई हेड ऑफिस से ब्रांच पे प्रोडक्ट भेजा जाएगा, उसकी अपनी कुछ कॉस्ट होगी, भेजने पर किराया लगेगा, भेजने पर किराए के अलावा अन्य खर्चे लगेंगे, एम्प्लॉय रखे होंगे, रेंट देना पड़ेगा, तमाम तरह के खर्चे लगेंगे। तो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच, कोई भी ब्रांच हो सकती है, जो लेन देन होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है, उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे ब्रांच अकाउंट कहते हैं। ब्रांच के बारे में मैंने बताया आपको, अलग अलग जगह ब्रांच रहेगी, ज़्यादा ब्रांच रहेगी तो ज़्यादा सेलिंग रहेगी, ज़्यादा सेलिंग रहेगी तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक, आपको मैंने ब्रांच के बारे में, ब्रांच अकाउंट के बारे में बता दिया। टाइप्स ऑफ ब्रांच लिख दिया मैंने आपके सामने। आप सोच रहे होंगे कि इतनी ब्रांच होती है, बड़ा आसान है, मैंने क्यों लिखा? थ्योरी मेरे भाई पूछेगा ना, तो मीनिंग ऑफ ब्रांच अकाउंट और टाइप्स ऑफ ब्रांच के बारे में पूछेगा। शाखा खाते से क्या आशय है, शाखा खाते के प्रकार के बारे में पूछेगा, याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ ब्रांच के दो पहलू बने हैं, पहले पर नजर गड़ाएं। पहला आपको मिलेगा देसी शाखा, इनलैंड ब्रांच। इनलैंड का मतलब क्या होता है? इनलैंड का मतलब होता है ऐसी ब्रांच जो इंडिया के बाउंड्री सीमा के अंदर हो, इंडिया के सीमा रेखा के अंदर हो। पूरा इंडिया लीजिए, पूरा इंडिया, उससे हम कहते हैं इनलैंड ब्रांच। उसे हम क्या कहते हैं? इनलैंड ब्रांच। एक बार फिर से खाका तैयार करते हैं। इनलैंड ब्रांच, ऐसी ब्रांच जो इंडिया की सीमा रेखा के अंदर हो, उसे क्या बोलेंगे? इनलैंड ब्रांच। समझ में आया कुछ? जैसे हमारी कोचिंग है, हमारी कोचिंग की ब्रांच इलाहाबाद में हो, पटना में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कलकत्ता में हो, पश्चिम बंगाल में हो, नेपाल बाहर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चंडीगढ़ में हो, लुधियाना में हो, पंजाब में हो, उसके अलावा असम में हो, मेघालय में हो, जो इंडिया के अंदर, जम्मू कश्मीर उश्मीर सब इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, तो आप समझिए ऐसी ब्रांच जो भारतीय सीमा रेखा के अंदर हो उसे कहेंगे इनलैंड ब्रांच, देसी शाखा। इसे साफ साफ शब्दों में लिखना पड़ेगा आपको। जैसे आपको लिख देना है हमारा बिजनेस यहाँ है, वहाँ है, लखनऊ में है, हमारी ब्रांच दिल्ली में है, हमारी ब्रांच मुंबई में, हमारी ब्रांच कोलकाता में, हमारी ब्रांच फला धमाका, दुनिया भर का लिख देना है, जो भी आपको याद हो। अब गुरुजी फॉरेन ब्रांच किसे कहते हैं, विदेशी शाखा किसे कहते हैं? विदेशी शाखा वह शाखा होती है, फॉरेन ब्रांच, जिसकी ब्रांचें भारतीय बाउंड्री से, इंडिया की जो बाउंड्री है, सीमा रेखा है, सीमा रेखा क्रिकेट वाली नहीं, इंडिया की सीमा रेखा, हाँ नहीं समझना क्रिकेट वाली, भारतीय सीमा रेखा के दायरे से बाहर हो, उसे क्या बोलते हैं? फॉरेन ब्रांच। मैंने आपको बताया पहला इंडिया के अंदर, दूसरा मैंने आपको बताया इंडिया के बाहर। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच बाहर भी है, विदेशों में भी है, समझ रहे हैं? बहुत सारी बैंकें हैं, उनकी ब्रांच बाहर हो, कोई भी हो, कोई प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी हो, जियो की ब्रांच, रिलायंस की ब्रांच, टाटा की ब्रांच, महिंद्रा की ब्रांच इंडिया के अलावा बाहर में है, उसे फॉरेन ब्रांच कहा जाएगा। अगला, अब आपको आना है इनलैंड ब्रांच में। देसी में पहले देखना है डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आश्रित शाखा। ऐसी ब्रांच जो अपने हेड ऑफिस पर आश्रित हो, डिपेंडेंट हो। ब्रांच के लिए हेड ऑफिस जो कहेगा ब्रांच वही करेगी। हेड ऑफिस सामान वहां से भेजेगा तो ब्रांच बेचेगी, सेलिंग करेगी, अपने मन से कुछ नहीं करेगी, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाएगी। उसे कहा जाता है
डिपेंडेंट ब्रांच, पेपर में बहुत पूछता है थ्योरी, छोटे छोटे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। डिपेंडेंट ब्रांच वह ब्रांच जो क्या करती है, डिपेंडेंट आश्रित होती है दूसरे के ऊपर, मतलब हेड ऑफिस के ऊपर। ब्रांच के लिए हेड ऑफिस मालिक होता है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना, इसमें कई टॉपिक बनाए मैंने। ब्रांच रिसीव गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस पर, शाखा को माल लागत मूल्य पर प्राप्त, मतलब कि 100 रुपए का सामान है तो हेड ऑफिस ने भेज दिया, लागत मूल्य बता दिया, इतने रुपए का ब्रांच वो है, इतने रुपए आपको फायदा लेना है, लागत मूल्य पर, कॉस्ट मूल्य पर। मेकिंग कैश एंड क्रेडिट सेल, जो सेलिंग होती है नकद भी होती है और उधार भी होती है, मतलब कि नकद बेचो या उधार बेचो, दोनों बेच सकती हैं, नकद भी बेच सकती हैं, उधार भी बेच सकती हैं। ब्रांच रिसीव्ड फ्रॉम एचओ इनवाइस प्राइस, इनवाइस का मतलब क्या होता है, बीजक मूल्य पर प्राप्त। बीजक मूल्य का मतलब क्या होता है, इनवाइस प्राइस। एम है ब्रांच जो सामान भेजेगी ओम है प्रॉफिट छिपा होगा, सॉरी, हेड ऑफिस ब्रांच को जो सामान भेजेगी उसमें प्रॉफिट छिपा होगा, इसमें प्रॉफिट छिपा नहीं होगा। 100 रुपया उसकी कास्ट आई है, अगर 25% फायदा लेकर बेचना है तो ब्रांच ने बता दिया 125 रुपये में आपको बेचना है, इसे बोलते हैं बीजक, मतलब जिसमें लाभ छिपा हो, ठीक है। स्वतंत्र शाखा क्या होती है, इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच वह ब्रांच होती है जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ब्रांच जो होती है वो अपने आप में क्या होती है, स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र का मतलब होता है कोई जरूरी नहीं हेड ऑफिस जो कहे वह करे, हेड ऑफिस के अलावा भी अपना कुछ दिमाग बुद्धि लगाने का काम करती है, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। आपको मैंने बता दिया, आपको मैं बताना चाहता हूं, आगे की वीडियो में आपको मिलेगा हेड ऑफिस की बुक में कौन कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध करा रहे हैं ब्रांच अकाउंट की दूसरी क्लास। ब्रांच अकाउंट की इस दूसरी क्लास में आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे। पहला आपको लिखना है अपनी कॉपी में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रांच इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे क्योंकि दोनों प्रकार के स्टूडेंट पढ़ते हैं। मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में, मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में लिखे ना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ना टू हेड ऑफिस, किसके लिए, शाखा के लिए, फॉर ब्रांच, शाखा के लिए। आपको समझना है, बहुत सारे सिस्टम आपको मिलेंगे। पहला आपको नियम मिलेगा इसमें, सिंपल सिस्टम, साधारण विधि, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे
सिंपल सिस्टम पर सॉल्व करेंगे, बताएंगे आगे। सिंपल से थोड़ा जब एक कदम आगे बढ़ेंगे, एंड सिंपल भी रहेगा, डेटर सिस्टम, देनदार विधि, देनदार विधि रहेगा। आप केवल लिखिएगा, हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, मैं दावा करता हूं एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, इसकी गारंटी है। दूसरा नियम आपको लिखना है, फाइनल अकाउंट सिस्टम। फाइनल अकाउंट सिस्टम, अंतिम खाता विधि। जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते थे, ट्रेडिंग पीएल की भांति यहाँ पर ब्रांच बनाया जाएगा, एंट्री की जाएगी। क्वेश्चन मिलेगा वहाँ हम आपको बताएंगे। आपको मैं आगे बताना चाहता हूँ स्टॉक डेटर सिस्टम। स्टॉक डेटर सिस्टम, स्कंध देनदार विधि। उसके बाद 4th नंबर थोक शाखा विधि, होल सेल। होलसेल ब्रांच सिस्टम। शाखा विधि, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपको ध्यान देना है, मैंने जो मेथड्स लिखे हुए हैं, सिंपल सिस्टम, सिंपल सिस्टम जो बनता है, सिंपल अकाउंट जो बनेगा, सिंपल ब्रांच अकाउंट, जिससे छोटी ब्रांच होती है जहां केवल कैश में सेलिंग होती है, वहां पर केवल ब्रांच अकाउंट बनता है। मिलेगा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में। सिंपल में क्या होता है, केवल ब्रांच अकाउंट बनेगा जो छोटी ब्रांच होती है, और जो केवल कैश में सेलिंग करती है, नगद बेचती है, उधार किसी को नहीं देती। उसके बाद सिंपल के साथ साथ कभी कभी डेटर सिस्टम, देनदार विधि का भी प्रयोग होता है। जो ब्रांच नगद भी सेल करे और उधार भी सेल करे, नगद भी सेल करे और उधार भी सेल करे, कैश सेलिंग एंड क्रेडिट सेलिंग दोनों, तो वहाँ पर 2 अकाउंट बनेंगे, ब्रांच अकाउंट बनेगा, ब्रांच डेटर अकाउंट बनेगा, जो कि हम आपको क्वेश्चन के मार्फत बताएंगे। फाइनल अकाउंट सिस्टम क्या होता है? फाइनल अकाउंट सिस्टम वह सिस्टम होता है जहां पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, प्रॉफिट लॉस बनाया जाएगा, उसके साथ साथ ब्रांच अकाउंट भी बनाया जाएगा। ये क्या है? स्टॉक डेटर सिस्टम। स्टॉक डेटर सिस्टम में ध्यान देना है, स्टॉक डेटर सिस्टम में अलग अलग अकाउंट बनाया जाएगा। जैसे जो गुड्स हेड ऑफिस से ब्रांच को सप्लाई किया जाएगा उसका अकाउंट बनाया जाएगा। उसके अलावा डेटर अकाउंट बनाया जाएगा, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर कोई एसेट्स है तो बहुत सारे अकाउंट इसमें बनाए जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना तो लिखने की ज़रूरत है, केवल इतना लिखो बस। होलसेल ब्रांच जो थोक मात्रा में व्यापार करती हैं उसे होलसेल ब्रांच कहते हैं।
थोक व्यापारियों को यहाँ पर माल बेचा जाता है, साथ ही साथ उपभोक्ता को, कंज्यूमर को भी सेल कर देते हैं। इतना लिखने के बाद आपको अपनी कॉपी में हेडिंग लिखना है, क्या? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। जैसे ब्रांच को हेड ऑफिस की ओर से जो भी गुड्स भेजा जाता है, जो भी कैश भेजा जाता है, तमाम एंट्रियां हैं जो हम आपको आगे बता रहे हैं। आप पहले इन सब पॉइंट को लिख लेंगे और हेडिंग डाल लीजिए, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस लिखना है। मैंने 2 बार बोला आपको, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ यचू। हेड ऑफिस की बुक में जर्नल एंट्री कौन सी होती है? ब्रांच के लिए। तो एक एक जर्नल एंट्री हम लिख रहे हैं। अगर आपके पास मान लीजिए बुक हो, बहुत सारे बच्चे बहुत होशियार होते हैं, उनके पास बुक दूसरे राइटर की होती है, कहते हैं सर ये नहीं बताया। पहले पूरा पढ़ो, तब हमसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा। बिना पूरा पढ़े पता लगा आप पूछ रहे हैं तो मैं नहीं बताऊंगा कभी भी, क्योंकि अलग अलग किताब में अलग अलग हिसाब से जर्नल एंट्री दी होती है, रहता है वही सब कुछ, लेकिन आगे पीछे दिया रहता है। तो मैंने आपको क्या बताया, ए हमारी हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस से और ब्रांच से क्या होगा? लेन देन होगा। किसका लेन देन होगा? गुड्स का लेन देन होगा, सर्विस का लेन देन होगा, कैश का लेन देन होगा, तमाम ट्रांजैक्शन होते हैं। थोड़ी देर के लिए आप मानिए पहली एंट्री होगी हेड ऑफिस की बुक में, किसके यहाँ एंट्री करेंगे? ब्रांच अकाउंट जो बनेगा हेड ऑफिस के यहाँ बनेगा। हेड ऑफिस का मतलब मुख्य कार्यालय के यहाँ बनेगा। फॉर गुड्स सप्लाइड, हिंदी में कहते हैं माल भेजने पर। गुड्स कौन भेजेगा? हेड ऑफिस भेजेगी। किसको भेजेगी? ब्रांच को भेजेगी। तो आपको पता है जब हेड ऑफिस ब्रांच को भेजेगी तो ब्रांच रिसीवर होगी। रिसीवर का मतलब होता है पाने वाला होगा। पाने वाले को डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर। हमारे पास से अगर कोई गुड्स जाता है, गुड्स जाता है, सप्लाई किया जा रहा है, सप्लाइड अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। फॉर गुड्स सप्लाइड, गुड्स जो भेजा जाएगा वो किसके लिए भेजा जाएगा? बेचने के लिए भेजा जाएगा। अभी बिका थोड़ी ना है, हेड ऑफिस ने अपने ब्रांच को भेजा है, सेंड किया है। फॉर गुड्स सप्लाइड लिख देंगे, माल भेजने पर। ब्रांच गुड्स को पाने वाला होगा, ब्रांच को डेबिट कर देंगे। टू गुड्स सप्लाइड, सप्लाइड जो हमारे यहाँ से हेड ऑफिस से गुड्स गया वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि गया हुआ है। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान देना है, दूसरे में आपको क्या ध्यान देना है? हमारे पास कहा गया है फॉर गुड्स रिटर्न, माल वापस आने पर। हम हेड ऑफिस हैं, मैंने अपने ब्रांच के पास भेज दिया गुड्स, तो ब्रांच को कभी कभी नापसंद होता है, कोई ना कोई कारण से ब्रांच अगर वापस कर देती है तो इसी को पलट देते हैं एंट्री को। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, यहाँ गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच यहाँ भी लिख लीजिए, नहीं तो कहोगे गलत शब्द लिख रहे हैं। दोनों शब्द एक ही होता है। इसी का उल्टा भैया, गुड्स भेजा गया था, किसी कारण से गुड्स वापस आ सकता है हेड ऑफिस के पास, वापस आ जाएगा
यहाँ पर ब्रांच जो होगा वो गिवर हो जाएगा, देने वाला हो जाएगा। वापस आने पर इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी। भाई जाएगा तो पहली एंट्री, और मान लीजिए किसी भी कारण से वापस आ जाए तो सेकंड नंबर एंट्री हम करने का काम करेंगे। 2 एंट्रियों को आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिखने का कष्ट करें। थर्ड नंबर हम आपको एंट्री बताना चाहते हैं। थर्ड नंबर एंट्री क्या होती है? जो हेड ऑफिस होती है ना, अपने ब्रांच को, मान लीजिए हमारी हेड ऑफिस है हमारे पास, और हमने आपको क्या ब्रांच दे दी अपनी, तो अपने यहाँ से गुड्स भेजेंगे भी। वापस होने की एंट्री मैंने बता दिया। भेजते हैं खर्चा पानी। खर्चा पानी का मतलब होता है ब्रांच हमारी है तो खर्चा मैं करूँगा ना, ब्रांच थोड़ी, ब्रांच के पास क्या है, ब्रांच के पास कुछ नहीं है। तो ब्रांच को क्या भेजा जाएगा? कैश सेंट टू ब्रांच। शाखा को रोकड़ भेजने पर, जब शाखा को रोकड़ भेजा जाएगा, शाखा को रोकड़ भेजा जाएगा, कैश भेजा जाएगा, कैश सेंड किया जाएगा, तो रिसीवर कौन होगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से कैश, यानी कि ब्रांच के पास से कैश चला जाएगा। ब्रांच काहे लिए, ब्रांच हेड ऑफिस के पास से ब्रांच के लिए कैश चला जाएगा। याद रखना, हेड ऑफिस ब्रांच को भेज देगी। काहे लिए भेजेगी भैया पैसा? काहे लिए भेजेगी? ब्रांच खुलवा रहे हैं हम तो पैसा देंगे हम। आपके यहाँ ब्रांच खुल रही है हमारी तो पैसा देंगे हम। आपकी ब्रांच हमारे वहाँ खुल रही है तो पैसा देंगे आप। के पैसा देंगे? रेंट वाला कमरा लेंगे, किराया देना पड़ेगा। किराया देना पड़ेगा कि नहीं कमरे का? रेंट वाला। इंश्योरेंस करवाए हैं गुड्स का, इंश्योरेंस वाला। वर्करों को मजदूरी देनी है, मजदूरी वाला। ये सब खर्चा कौन देगा? हेड ऑफिस देगी। याद रखना, कहीं पर ब्रांच खुले, कहीं पर बैंक खुले तो पता कर लीजिएगा, कहते हैं भैया ऊपर से पैसा आ रहा है। ऊपर का मतलब हेड ऑफिस से पैसा आ रहा है। किसके लिए हो सकता है उसको हम ब्रैकेट में समझा दे रहे हैं। सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकता है, रेंट हो सकता है, टैक्स हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है। जैसा क्वेश्चन में कहा रहे, कैरेज हो सकता है, ऑक्ट्राई हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में कहा रहेगा उसी के आधार पर करेंगे। वो और दावा करता हूँ क्वेश्चन तो समझा के छोड़ूंगा। ठीक है, अब आते हैं 4th नंबर एंट्री। अब देखो, माल भेज दिया, कैश भेज दिया। अब भेजा जाता है पीटी कैश सेंट, खुदरा रोकड़ भेजने पर। खुदरा रोकड़ का मतलब क्या होता है? खुदरा रोकड़ का मतलब होता है छोटे छोटे खर्चों के लिए। ये तो इकट्ठा वाला खर्चा हो गया। छोटे छोटे खर्चों का मतलब होता है कहीं 3 रुपये की पेन लेनी है, चाय पिलाना है किसी को, कहीं फाइल लेकर आनी है, इंक लेकर आनी है, कुछ भी हो सकता है। छोटे छोटे खर्चे पिटी कैश बोलते हैं, जो ज़रूरतमंद कामों के लिए करने पड़ते हैं। छोटे छोटे खर्चे, आप कहीं जाते हैं तो मोटा मोटा जोड़ते होंगे, ये सामान लिया वो सामान लिया, लेकिन 1-2 रुपये 4 रुपये और जोड़ लेते होंगे क्या अलग से। वो क्या बोलते हैं? पिटी कैश, फुटकर, चिल्लर ना। तो इसके लिए एंट्री होगी ऐसा, यही मान लीजिए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और पिटी कैश अकाउंट। ये 4 एंट्री हो गई। अभी और एंट्री है। इत्मीनान से, प्यार से बता रहे हैं, प्यार से समझना है। जो स्टूडेंट पहला वीडियो नहीं देखा, दूसरा वीडियो नहीं देखा, अगर वो कूद के पहले दूसरे क्वेश्चन पे गया और तुरंत गिर पड़ता है। हमको सब पता है, क्योंकि
हम एकदम आराम से बता रहे हैं, इसीलिए माल भेजा गया, वापस भी आ सकता है भैया, पैसा भेजा गया, उसके अलावा क्या, खुदरा रोकड़, खुदरा मतलब फुटकर भेजा गया। मैंने केवल 4 एंट्री की है, ठीक है, 4 एंट्री मैंने की है। आप लिखिए, अभी और कर रहे हैं, इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि देखो, ब्रांच को भेज दिया गया सब कुछ। अब ब्रांच को गुड्स भेजा गया, कैश भेजा गया, मान लीजिए पिटी कैश भेजा गया। अब ब्रांचों कुछ करे, ब्रांच अब क्या करेगी, वो सेलिंग अपना करेगी। हम तो हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं। जब हम हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं तो एंट्री नंबर 5, ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, हिंदी में कहेंगे शाखा से रोकड़ प्राप्त करने पर, शाखा से रोकड़ प्राप्त करने पर। जब शाखा से रोकड़ प्राप्त की जाती है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट देगी, ब्रांच पैसा देगी। अब कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, भैया आप देने वाली है, बेचे वचे होंगे तो ब्रांच ने पैसा भेजा हेड ऑफिस के पास, तो हमारे पास कैश आएगा। कैश के स्थान पे मैंने क्या बताया है, बार बार मैं बताता हूँ, बैंक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, इसको आप ख्याल रखेंगे। अब कभी कभी होता है 5 नंबर एंट्री पैसा भेज दिया, ब्रांच के बाद एसेट्स की कमी होती है, कोई फर्नीचर खरीदना हुआ, कोई मशीन खरीदना हुआ ना, एसेट्स परचेज, ठीक है, एसेट्स परचेज बाई ब्रांच, लिखेंगे शाखा द्वारा संपत्ति क्रय, संपत्ति क्रय करने पर शाखा क्या करेगी, कभी कभी उसको संपत्ति की जरूरत पड़ती है, एसेट्स की जरूरत पड़ती है, तो ब्रांच क्या करती है, वो खरीद लेती है। किससे खरीद लेती है, ब्रांच खरीदने का काम करती है, किससे, जहां मन के वहीं खरीद लेगी ना। संपत्ति क्रय करने पर एंट्री होगी, लेकिन हेड ऑफिस से पूछ करके तभी खरीदती है। हेडिंग लिखनी होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि जो ब्रांच पैसा यूज कर रहा है वो हेड ऑफिस का होता है। अगर हेड ऑफिस कह दे नहीं खरीदना तो हेड ऑफिस के बाद उसको देना पड़ेगा, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, उसके बाद लिख दिया जाएगा टू, ब्रांच ने खर्चा किया है, एज आ ब्रांच को दिया गया संपत्ति खरीदने के लिए, ठीक है। अब देखो ये सब था पूरी प्रक्रिया। अब 7वीं एंट्री होगी वित्तीय वर्ष के अंत में, वित्तीय वर्ष के अंत में एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उसके बाद जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो आपको ध्यान देना है, एंड होता है तो जो ब्रांच के पास बचा होता है वो किसका होता है, भेजने वाला है हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस का होता है। तो लिखा जाता है, जैसे स्टॉक के लिए करना है तब समझिए क्या क्या बच सकता है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक के लिए बचा है तो स्टॉक डेबिट हो जाएगा।
पीटी कैश के लिए बचा है तो पीटी कैश डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर बचा है मान लीजिए, एसेट्स डेबिट हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस बचा हुआ है तो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है 8वां नंबर, ये हो गया। ये संपत्ति बची है तब किसकी है, ब्रांच देगा किसको, हेड ऑफिस का है सब। स्टॉक जो माल बिकने से बच गया, पीटी कैश जो भेजा गया था छोटा छोटा पैसा फुटकर वेयों के लिए, फर्नीचर एसेट्स ना जो खरीदा था, संपत्ति खरीदता है। प्रीपेड मतलब होता है जो पहले पेमेंट कर दिया है ब्रांच ने किसको, ये सब हेड ऑफिस का पैसा हो जाता है, हेड ऑफिस अपने कब्जे में ले लेता है। देना पड़ता है किसको, ब्रांच को। देना दे लेकिन अकाउंटिंग में तो दिखाना पड़ेगा इतने का बचा है, ब्रांच का थोड़ी है, हेड ऑफिस का है। अब अगर संपत्ति एसेट्स हेड ऑफिस की है तो वर्ष के अंत में लाइबिलिटीज भी होती है, समझ रहे हैं। ये एसेट्स के लिए देखो रेड कलर से लिख रहे हैं, एसेट्स है सब, लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटीज होती है तो किसकी लाइबिलिटी होती है, ब्रांच की लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी में क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्रेडिटर, ब्रांच का क्रेडिटर, ब्रांच ने कहीं से अगर मान लीजिए कोई चीज़ उधार खरीदी है तब। उसके बाद अब देखो कुल मिलाकर के लब्बो लुबा वे निकलता है, कुल मिलाकर के आपका निष्कर्ष से निकलता है लास्ट में कि ब्रांच को फ़ायदा हुआ कि घाटा हुआ, ये भी आप समझ सकते हैं। ब्रांच को फ़ायदा होगा तो आपको बताना चाहते हैं फ़ायदा होगा तब 9th नंबर एंट्री, प्रॉफिट होगा तब लिखा जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या जर्नल प्रॉफिट लॉस अकाउंट। फ़ायदा होगा तो ब्रांच डेबिट होगा, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट होगा। अगर इसी का उल्टा 10 नंबर लॉस हो जाए, जर्नल प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट प्रॉफिट लॉस हमारा डेबिट हो जाएगा। 10 एंट्री मैंने लिखाया, अगर मैं लिखाना चाहूँ तो बहुत लिखा सकता हूँ, लेकिन इतने पर ठप्प करता हूँ। अगली वीडियो के माध्यम से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दावे के साथ और गारंटी के साथ आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो में इतना।